सो हे एवरीवन, इट्स वेरी कॉमन कि 2026 सीएससी हमारा ऑलरेडी पता है हमको किस तारीख को होने वाला है। और आज अप्रैल है, सो मे इज जस्ट ओनली 1 मंथ के आसपास हमारे पास टाइम है दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर प्रीलिम्स। और हर साल प्रीलिम्स के अंदर हम ये देखते हैं कि देर आर सम सर्टेन टॉपिक्स, जैसे आप वर्ल्ड मैपिंग कहते हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी कह लो, स्टैटिक डेटा कह लो, जहां से एक आध क्वेश्चन फंसता ही फंसता एग्जाम के अंदर। सो व्हाट आई प्लान कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो क्रिएट की जाए, एक कंप्लीट वन वीडियो जिसके अंदर हम 2025 एंड जनवरी फरवरी 2026 तक के सारे वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमारे एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, वो एक वीडियो के अंदर लाया जाए। सो दिस इज कंप्लीटली वन शॉट वीडियो जिसके अंदर आप सारे प्लेसेस को पढ़ने वाले हो, विच इज इन 2025 एंड 26 till yet. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। अगर हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन जो इस समय दुनिया के अंदर कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है, दैट इज टर्की। अब हम सिर्फ वो बातें करेंगे जो एग्जाम के अंदर सीधे सेंस रखेंगे अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्की है। टर्की इज अ कंट्री, द कैपिटल इज अंकारा, हमको पता है। टर्की के अंदर रिसेंटली हमने क्या देखा न्यूज के हिसाब से, दिस अ पर्टिकुलर लेक, दिस इज लेक सपना का, एक सेकेंड, दिस इज लेक सपना का, ये हमारा बेटा न्यूज में है, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली अब ऐसे इससे कैसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, देखो। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है दैट इज दैट द लेक सपांका या सपांका गोलू इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री, सो योर आंसर विल बी टर्की, ठीक है। दूसरी चीज क्या बहुत इंटरेस्टिंग है इसके लिए, ये कैसी है, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक which is located in the north western part of Turkey। एक फ्रेश वाटर लेक है जो टर्की के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे लोकेट करती है, बिटवीन द गल्फ ऑफ इजमित, ठीक है जी, और अपराजी मिडो के बीच में। अब इंटरेस्टिंग है, इट इज अ फ्रेश वाटर ऑल्सो अ टेक्टोनिक लेक, ठीक है जी। फ्रेश वाटर तो पता ही है हमको, और टेक्टोनिक लेक का मतलब ये हो गया कि दिस इज समवेयर क्रिएटेड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, मे बी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, और या फिर किसी एक ऐसे डिप्रेशन के पास से जहां आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज या फिर हम ना अर्थक्वेक का पर्टिकुलर रीजन माना जाएगा। सो सिमिलरली जो ये टेक्टोनिक लेक है, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन। अब नॉर्थ एनाटोलिया फॉल्ट जोन जो वो है, अब अगर आप मैप में क्लियरली इसको देखना शुरू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर टर्की, ठीक है जी। अब टर्की के आसपास का जो पर्टिकुलर रीजन है, दैट इज वी नो दिस इज कॉल्ड एज एनाटोलियन पेनिनसुला। एक वर्ड याद रहेगा, एनाटोलियन पेनिनसुला। हम टर्की के अंदर एक लेक की बात करें, दैट इज लेक सपांका, ठीक है जी। अब ये जो बेसिकली लेक है, दिस इज लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहां पे बच्चा ये लेक लोकेट करती है। अब इस लेक के इस लोकेशन के पास अगर आप देखोगे, सो देयर इज अ पर्टिकुलर टेक्टोनिक जोन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट। अब जो ये नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट है, इसी नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट के पास यहाँ पे लोकेटेड है आपकी लेक। लेक इज बेसिकली कॉल्ड एज सपना का लेक ऑफ टर्की, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये लेक कैसी है, फ्रेश वाटर की लेक बन जाती है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा कौन से फॉल्ट पे, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन, हमें ये भी क्लियर हो गया। अब नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन क्या है बेसिकली अगर आप देखोगे, सो इट इज अ मेजर एक्टिव राइट लेटरल strike slip fault that extend roughly around 1200 to 1500 किलोमीटर across the North Turkey। सो इसका मतलब जिस फॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉल्ट लगभग लगभग 1200 से लेके 1500 किलोमीटर तक का एक स्ट्रेच रखता है नॉर्थ ऑफ टर्की के अंदर। इट सर्व्स एज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिटवीन यूरेशियन प्लेट to the north and Anatolian plate to the south, accommodating the westernward motion of the Anatolian block। अब इंटरेस्टिंग, यूपीएससी क्या करता है, ऐसे जो प्लेसेस न्यूज में होती हैं आप रैंडमली डायरेक्टली याद कर लोगे। सपांका लेक टर्की के अंदर है, फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन के पास लोकेट करता है। आवर एग्जामिनर इज क्वाइट ब्रूटल, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन। अब नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन पता है कितने किलोमीटर का हो गया, इट इज अराउंड 1500 टू 1200 किलोमीटर स्ट्रेच। दूसरा प्लेस क्या याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ टर्की, टर्की के नदर्न हिस्से में लोकेट करता है। कैसी बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी, हमको पता है कि जो प्लेट मोमेंटम होती है वो तीन तरीके से होती है। पहली मोमेंटम होती है व्हेन द प्लेट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मूवमेंट। सेकंड इज डाइवर्जेंट मूवमेंट, व्हेन द प्लेट्स आर मूविंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इसे डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। एंड थर्ड इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, व्हेन द प्लेट्स आर पासिंग टू ईच अदर पैरेलली। सो जो ये एनाटोलियन फॉल्ट जोन है, दिस इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिटवीन व्हाट, यूरेशियन प्लेट एंड द एनाटोलियन प्लेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये
आपका पर्टिकुलर फॉल्ट जोन है, इसके ऊपर की जो ये प्लेट है दिस इज यूरेशियन प्लेट, इसके इधर कौन सी प्लेट है आपकी नॉर्थ एनाटोलियन प्लेट। अब ट्रांसफर बाउंड्री कैसे हो सकती है, या तो मोमेंटम ऐसे हो सकता है, या तो मोमेंटम ऐसे हो सकता है, या तो मोमेंटम ऐसे हो सकता है। सो इन दिस केस द नेक्स्ट लाइन इज टेलिंग एवरीथिंग, ठीक है जी। accommodating the westward motion of the Anatolian block, जो आपका एनाटोलियन ब्लॉक है ये वाला टर्की वाला, इसका मूवमेंट किधर के जा रहा है, इट इज वेस्टवर्ड मूवमेंट, किधर है, वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द एनाटोलियन ब्लॉक। Now, if I'm an examiner, I'm directly going to frame a question for you guys like this. Consider the following statement regarding to the North Anatolian fault. It is divergent plate boundary, गलत हो जाएगा। It is convergent plate boundary, ये भी गलत हो जाएगा। It is transform boundary, नॉर्थ में कौन सा है आपका, इन नॉर्थ विच पर्टिकुलर बाउंड्री इट इज, बोलना पड़ेगा तभी याद हो जाएगा। यूरेशियन प्लेट, साउथ में कौन सा है, एनाटोलियन ब्लॉक। जो एनाटोलियन ब्लॉक है वो वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, और इसी टेक्टोनिक मूवमेंट के सेंटर के आसपास इस्तांबुल से थोड़ा सा दूर हमें एक लेक मिलता है, दैट पर्टिकुलर लेक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड एज लेक सपांका। अब ये लेक सपांका कैसी है, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। क्रिस्टल क्लियर हुई बातें। व्हेन टर्की इज इन न्यूज, हमें पता है टर्की इज ऑल्सो नोन एज एनाटोलियन पेनिनसुला, टर्की को हम एनाटोलियन पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं। अब उसके साथ साथ में क्या करना है, जो टर्की के आसपास की मेजर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं दैट यू नीड टू कीप इन अ माइंड। फॉर एग्जांपल, काफी दिनों से आप देख रहे होंगे दिस पर्टिकुलर प्लेस जो कि आपके सामने है दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक सी, और ब्लैक सी के ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड यूक्रेन का रीजन। हाँ या ना, पता है कि नहीं, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, यस और नो, पता नहीं होगा तो मैप कर लेना एक बार। दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज क्रीमियन पेनिनसुला। ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसके ऊपर पर्टिकुलर ये जो वाटर बॉडी आप लोग देख रहे हैं गाइस, दिस इज कॉल्ड एज सी ऑफ अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये वाली, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कैरिच। ये मैं एक ही मतलब एक एक स्पेशल स्टेट की स्लाइड्स नहीं बनाई है मैंने, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें आपको, एक न्यूज के थ्रू आपको मल्टीपल चीजें उठा लेनी है, ठीक है जी। तो ये मत कोशिश करना कि भाई अब आपके लिए कैरिश का एक अलग मैप बना दूं, मैं समझा रहा हूं कि एनाटोलियन ब्लॉक के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर थोड़ा जाओगे तो मिलता है स्ट्रेट ऑफ कैरिच, स्ट्रेट ऑफ कैरिच के ऊपर हमें मिलता है सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव, स्ट्रेट ऑफ कैरिच एंड ब्लैक सी। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ब्लैक सी से जब हम बाहर निकलते हैं, ये इस्तांबुल का जो रीजन है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे दूसरी वाटर बॉडी है, यहाँ पे तीसरी वाटर बॉडी है। सो दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी आपको पता होगा यहाँ पे पड़ता है द बॉस्फोरस स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है आपका, बॉस्फोरस स्ट्रेट। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मैं कीवर्ड बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर उसके बाद उसके नीचे है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा के नीचे आप देखोगे तो यहां मिलेगा डार्डनल स्ट्रेट, और उसके बाद आपका एजियन सी। अब अगर हम टर्की के आसपास की वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए यहां ध्यान देना, पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, आई मेक श्योर कि आपको हर चीज समझ आ जानी चाहिए। अगर हम टर्की के आसपास के रीजन की बात करें गाइस, सो व्हाट आई टोल्ड कि भाई सबसे पहले हम एक ऐसे ब्लॉक की बात कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज एनाटोलियन रीजन, जिसको आप टर्की का रीजन कहते हो। यहां पे इसका मोमेंटम किस तरफ है, वेस्टवर्ड है। इसके ऊपर जो प्लेट है उसका मोमेंटम डेफिनेटली किस तरफ होने वाला है, इट इज समवेयर ईस्टर्न। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि यहां पे यूरेशियन प्लेट है, दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज योर नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन, और इसी नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जोन के पास यहां पे हमने एक लेक देखी थी सपांका, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी बात यूनिक सी बात करना शुरू करी, पर्टिकुलरली हमने क्या देखा कि टर्की के ऊपर हमने एक सी देखा दैट इज कॉल्ड सी ऑफ अजोव। भाई बोलो मेरे साथ तभी काम होगा, सी ऑफ अजोव के नीचे क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ कैरिच। उसके नीचे क्या है भाई, उसके नीचे है ब्लैक सी, ब्लैक सी के नीचे अगर आओगे तो एक स्ट्रेट पलेगा दैट इज कॉल्ड एज बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर कौन सा सी था, सी ऑफ मरमरा, ठीक है जी। उसके बाद क्या था, डार्डनल स्ट्रेट। उसके बाद क्या था आपका, उस एजीएन, एजियन सी। इवेंचुअली आप मेडिटेरियन के पास पहुंच गए, इवेंचुअली यू आर इन द मेडिटेरेनियन सी। आई एम टेलिंग यू, आपको रिवीजन करना है। अगर आप सोच रहे पहली बार पढ़ने के लिए बैठे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है देन इट्स गुड, अगर बिल्कुल जीरो से बैठे हो तो बैठे रहोगे, थोड़ी देर में चीज समझ आने लग जाएंगी। बट आई मेक श्योर कि आप अपने आप से भी एक वादा करो भाई कि आप पहले थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इस क्लास के बाद दोबारा रिवाइज करना, एग्जाम बस 30-40 दिनों के बाद ही है, डोंट टेक रिस्क राइट नाउ, ठीक है। तो ये बात पूरी क्लियर हो गई आपके लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज।
नेक्स्ट प्लेस की बात करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी बात ये भी थी, ज्योग्राफी के अंदर बहुत यूनिक टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक। यू गाइस नीड टू कमेंट की दैट हु प्रोपाउंडेड द प्लेट टेक्टोनिक, किसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, एंड व्हाट द एविडेंसेस दैट पर्सन गेव टू प्रूव कि प्लेट टेक्टोनिक मोमेंटम ऐसे होती है। ठीक है, कन्वेक्शनल सेल करंट वगैरह सब कुछ बताना भाई आप लोगों ने, भूलना नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक हम कितनी प्लेट्स की बात करते हैं? सो देयर आर मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। तो जो ये वाला हमारा ब्लॉक है टर्की अरेबियन सी वाला, और ये वाला जो रीजन है, ये दिस रीजन वी आर डिस्कसिंग, इसी को हम लोग कह रहे हैं हमारा एनाटोलियन फॉल्ट जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज, भाई ये न्यूज तो ऐसी कि पिछले कुछ महीनों से तो लगातार ये न्यूज है। न्यूज क्या है? जैग्रोस माउंटेन के बारे में बात हो रही है, और जैग्रोस माउंटेन वन ऑफ द फेमस माउंटेन इन द रीजन्स, न्यूज में लगातार बना हुआ है। जिसका नाम क्या है भाई आपका? ईरान। ईरान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन है, उस माउंटेन में से एक माउंटेन है द जैग्रोस माउंटेन। पहले जैग्रोस माउंटेन की बात कर ली जाए, और यहां से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे क्वेश्चंस बनाएगा उस पर पोटेंशियली में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैग्रोस माउंटेन are the major fold mountain ranges in the West Asia. Guys, keep the word fold mountain. I'm telling you. अच्छा, माउंटेन कितने टाइप के होते हैं आपको पता होना चाहिए। वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन, 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। जैग्रोस माउंटेन्स आर द एग्जांपल ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। जो फोल्ड माउंटेन्स हमेशा वहां बनते हैं बच्चों जहां पे 2 प्लेट आपस में कोलाइड करती है, 2 प्लेट के कोलिजन से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और जैग्रोस माउंटेन उनके रिजल्ट है। हिमालयाज, एल्प, ये सब रॉकीज, एंडीज इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। जहां 2 प्लेटें अलग होती हैं वहां बनते हैं ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी से वॉल्केनिक माउंटेन, और रेजिडुअल जो बचे खाचे अवशेष माउंटेन है। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडुअल माउंटेन कौन सा, उसका नाम बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, तो जैग्रोस माउंटेन कहाँ लोकेट कर रहा है? ईरान के अंदर लोकेट कर रहा है, बट इट हैज सम बाउंड्री विद द कंट्री सच एज इराक एंड टर्की ऑल्सो। कैसे हैं? यंग फोल्ड माउंटेन से, इसका मतलब ये नए बने हुए पहाड़ हैं। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन ऑफ 2 मेजर प्लेट्स। 2 मेजर प्लेट से कोलिजन से इनका निर्माण हुआ। फर्स्ट वन इज अरेबियन एंड सेकंड वन इज यूरेशियन प्लेट। ये देखो, ये अरेबियन प्लेट हो गई, ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ये जो पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस गाइस, दिस पर्टिकुलर रीजन वुड बी योर जैग्रोस रीजन। तो ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे कौन सा है आपका? सऊदी अरेबियन प्लेट। पॉइंट टू बी क्लियर। द फैक्ट सऊदी अरेबियन प्लेट एक यूनिक फीचर के लिए जानी जाती है। आई नीड कि आप लोग कमेंट करके बताओ दैट व्हाट इज दैट यूनिक फीचर ऑफ सऊदी अरेबियन प्लेट। ओके, लेट्स मूव अहेड। दिस इज अ पार्ट ऑफ अल्पाइड बेल्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर द एग्जाम, and highest peak of this Zagros is Mount Dana. The Zagros are the world famous salt domes. Zagros बहुत फेमस है सॉल्ट डोम्स के लिए। नीचे से नमक की परत जम जाती है, फिर ऊपर से पहाड़ उठने से लग जाते हैं। समथिंग लाइक दिस फीचर कैन बी सीन इन सॉल्ट डोम्स। Zagros are the great example of this. They are the part of Alpide belt. एक यूनिक क्वेश्चन हुआ, what is the Alpide belt? So focus here, भागना कहीं नहीं है। पहले एल्पाइड बेल्ट को देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद देखेंगे। सी, यहाँ पे माउंट एटलस है, यहाँ माउंट एल्प है, फिर एल्बरुस नाम की पहाड़ियां पड़ी होंगी आपने, फिर ये जो पर्टिकुलर जैसे जैग्रोस माउंटेन, यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स, यहाँ पे आपका हिंदू कुश, ये आपके हिमालयस, कुल्लुन शाह, फिर यहाँ पे आप बेसिकली अरकान योमा माउंटेन्स, एंड टिल फिलीपींस तक जाते जाते ये पर्टिकुलर बेल्ट जो है। अब यूनिक फीचर क्या है? दिस पर्टिकुलर रीजन इज समटाइम ऑल्सो नोन एज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से फेमस है। एंड व्हाई इट इज फेमस बाय द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट? लेट मी टेल यू क्लियरली, देयर आर 3 सर्टेन रीजन्स इन द वर्ल्ड जो बहुत फेमस है अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए। फर्स्ट वन इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सेकेंड इज द मिड ओशनिक रीजन इन अटलांटिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक, इस वाले रीजन में पढ़ते हैं ऐसे। थर्ड वन इज योर अल्पाइड बेल्ट विच इज बेसिकली कॉल्ड एज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब इसके फीचर देखो, The Alpine belt is basically known as Alpine Himalayan orogenic belt, मतलब अल्पाइन हिमालय, एल्प से लेते हुए हिमालय तक का जो पूरा माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो इसके अंदर हम अनकलकेट कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड मोस्ट सिस्मिक एक्टिविटिक रीजन आफ्टर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाद दूसरा सबसे अच्छा लोकेशन है जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज, पोटेंशियली अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज अराउंड 15,000 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच। ठीक है, दिस बेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स, रफली 15% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिस्मिक एनर्जी रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो ये अल्पाइड बेल्ट है।
सो जो जैग्रोस माउंटेन्स हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अल्पाइड बेल्ट. तो आई गेस यू गाइज अंडरस्टूड कि यहां से एक बेल्ट ऐसे आएगी, ऐसे जा रही है. दिस इज कॉल्ड अल्पाइड बेल्ट एंड जाग्रोस इज द एग्जांपल ऑफ दिस. नाउ जैग्रोस माउंटेन्स ब्रिंग सम ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस टू द ईरान. अब अटैक हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. But what examiner can put forward in from this particular topic, we need to focus on that. For example, the Zagros mountain is responsible for orographic rainfall in the regions of Iran. Orographic rainfall, when the rainfall is occurring on the mountains, this is the mountain structure, winds are blowing like this. ये वाला रीजन वहां जहां बहुत बारिश होगी, this is called windward side, this is called leeward side. जहां बहुत ज्यादा हवाएं होती हैं वहां बहुत बारिश होती है, इसके अपोजिट में रेन शैडो होता है. सिमिलरली यहां पे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है, दे एक्ट एज एन बैरियर टू द मोस्ट एयर मासेस फ्रॉम द मेडिटेरेनियन एंड द पर्शियन गल्फ. सो मेडिटेरेनियन से एंड द पर्शियन गल्फ से जो मॉइस्चर आता है उठ के इनके पास, ये इनके लिए एक्ट करते हैं एज इन ब्लॉक्स. तो इसके जो ये पर्टिकुलर रीजन है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न पार्ट. तो वेस्टर्न पार्ट के आसपास बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि ये ओरोग्राफी की सिचुएशन ऐसी होती है. तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, विंड्स आती हैं इस तरीके से, विंड्स ऊपर जा नहीं पाती, सो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो शेड होता है वो इसी रीजन पे हो जाता है गाइस. उसके बाद ऐसे जाके फिर बादल नीचे आते हैं, लीवर्ड साइड होता है, तो इसमें इतना मॉइस्चर कंटेंट बचता नहीं है. सो दिस पार्ट एक्ट एज एन बैरियर, और इसी पार्ट पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, while the eastern part of the Zagros mountain become the rain shadow. If I am an examiner, don't you think I am going to frame a statement like this? Consider the following statement. To the Zagros mountain, they act as a natural barrier. The eastern slopes are known for their rainfall, while the western slopes are known for their rain shadow regions. The complete statement गलत हो गई, क्योंकि मैंने उल्टा बोल रखा है यहाँ पे. आपको फोकस होकर सुनना है, तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज आउट ऑफ द गेम है आप लोग. ठीक. सो दिस एक्ट एज एन क्लाइमेटिक कंडीशन. दूसरा, दिस जैग्रोस माउंटेन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंगली नोन फॉर द करून रिवर, एंड दिस करून रिवर लेटरली जाके मिलती है बेटा आपकी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. दे आर द फेमस रिवर्स ऑफ द टर्की, इराक एंड ईरान, जो पर्शियन गल्फ में ड्रेन आउट होती हैं. ये सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है. देयर इज कनात सिस्टम. हिस्टोरिकली जो यहाँ के लोग थे, थोड़ा सा रेन शेडो का रीजन था, सो द पीपल हु आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, इन्होंने एक पोटेंशियल टेक्निक डेवलप करी फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कनात, जिसके अंदर वो माउंटेन एक्विफर्स का यूज करते हैं फॉर द रिजर्व ऑफ द वाटर, समथिंग लाइक दिस. तो ये बातें हमें यहाँ क्लियर होनी चाहिए, दैट वी टॉक अबाउट द जैग्रोस माउंटेन हियर आल्सो. लेट्स मूव नेक्स्ट. नाउ ये बहुत बड़ी न्यूज तो नहीं थी, बट यस इट वाज इन न्यूज, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस. जैसे कि इंडिया हैज ऑफिशियली कंक्लूडेड इट्स स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस एट द आइनी एयरबेस. आइनी एयरबेस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजिक एयरबेस ऑफ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इन द रीजन्स ऑफ तजाकिस्तान, जो कि बहुत जरूरी था फॉर द सेफ्टी पर्पज एंड फॉर आइडियाज इन द सेंट्रल एशिया पे अपने पावर्स को स्टैब्लिश करने के लिए, टू काउंटर चाइना एंड ऑल. But after a long period of time, we just that concluded our airbase कि भाई अब हम यहाँ पे अपना airbase नहीं रखेंगे. So that's why the regions of Central Asia came into news. अब उसके बाद क्या है कि अगर आप ढंग से देखोगे, this is the map of India. ये वाला जो particular region है, the China claim line of actual control, this is Pakistan occupied Kashmir, POK. अच्छा, अगर हम इस POK को remove कर दे, so this particular belt you are looking right now here, this is 106 kilometer of belt boundary which is connecting India to Afghanistan, and Afghanistan से वो थोड़ा सा स्ट्रिप के बाद we directly jump into the regions of Tajikistan. तो जो ये particular region आप देखते हो, which is acting as a buffer zone between the India and Tajikistan, this is not part of Pakistan, this is a part of Afghanistan, and it is known as the Wakhan corridor के नाम से famous है. लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, यू गाइज हैव मस्ट सीन दिस. वखान कॉरिडोर पे डिबेट चल रही थी, वखान कॉरिडोर पे डिबेट कंटिन्यूसली थी. वो वखान कॉरिडोर आपको पता है न्यूज में क्यों था? दैट द मेन कंसर्न इज देयर आईनी एयरबेस. हमने आईनी एयरबेस से निकाल के पहुंचना है एक अपने नए टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड एज द कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया. मोस्ट ऑफ द टाइम वी गाइज गेट कंफ्यूज टू मेक द बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री. ठीक है, तो अब उस सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बाउंड्री को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट ओनली वन मैप हियर. तो सेंट्रल एशिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कंट्री दैट इज नोन एज कजाकिस्तान. ठीक है जी. कजाकिस्तान के बाद इधर देखोगे दैट इज कॉल्ड किर्गिस्तान. देन वी हैव ताजिकिस्तान,
then we have Turkmenistan, Uzbekistan, and then here we have Afghanistan. अब इन सब की पता है ब्यूटी क्या है? Here we have Mongolia also. इन सब की ब्यूटी क्या है? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, दे ऑल आर लैंडलॉक कंट्रीज. अगर हम कैस्पियन सी की बात ना करें, इफ यू डोंट इंक्लूड द कैस्पियन सी विच इज कॉल्ड एज सी बट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, हमको पता है, अगर हम उसको इनकलकेट ना करें, सो दीज पर्टिकुलर रीजन्स आर बेसिकली फेमस फॉर देयर लैंडलॉक फीचर्स. एंड सेकंड, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, right? You guys need to comment that in which year India and Pakistan both become the part of SCO. Where is the headquarter of SCO? Okay, last year the summit was concluded in which particular place where Rajnath Singh, that denied to sign on a treaty or something was like this. So you guys need to comment on that also. Be engaged in the class, then only you will find the interest. Otherwise, go home. Oh, you are already at your home, no issue. ठीक है भाई. Next, बात करें. So the place which is called as Rohi. And आम भाषा में this Rohi is known as the Cholistan. Now when we talk about this Cholistan, तो Cholistan कहने का मेरा मतलब ये है कि Cholistan particular एक ऐसा डेजर्ट है, ये रेगिस्तान है in the place of Pakistan. So you see Balochistan, Sindh, Punjab and KPK. ये प्रोविंसेस हैं आपके पाकिस्तान के. जो पंजाब प्रोविंस है उसके इधर वाले बेल्ट पे आप देखोगे, so this is a particular desert that is called Cholistan. हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है. दैट चोलिस्तान के पास हमें 1800 BC के पास एविडेंस मिलते हैं that a certain river that is known as Ghaggar Hakra river, ठीक है, which on the bank of Ghaggar Hakra we have Kalibangan, Rakhigadi. So that particular river drained, people of IVC shifted from Indus to Ganga. एक बहुत बड़े ट्रांजिशन को इंडिकेट करता है चोलिस्तान. सो अर्लियर चोलिस्तान वाज नॉट डेजर्ट, रेगिस्तान नहीं था बच्चा. ये 1800 BCE में जब घग्गर हकरा रिवर ड्राइड आउट हुई, तब ये रीजन डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ धीरे धीरे. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया इन द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. और हमारा जो ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है उसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज चोलिस्तान. क्लियर. दूसरा एक फैक्ट हमें उठाना है यहाँ से अपने इंडियन डेजर्ट के बारे में. तो हमारा जो ये पर्टिकुलर रीजन है दैट इज योर ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, इसमें एक बहुत कॉमन टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज ध्रियान. ठीक है जी. जो ध्रियन है, ध्रियन का मतलब ये होता है दैट शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स. जो बच्चे ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ते होंगे दे नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंड ड्यून्स. तो जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है इंडिया के रेगिस्तान के अंदर, पीपल वी कॉल देम एज धीरण. तो याद रखें एग्जाम में कभी धीरण पूछ लेंगे तो आप इसको गलत मत करिएगा. लेट्स मूव नेक्स्ट. वी हैव 47 स्लाइड्स. अभी हम 13 नंबर पे पहुंचे हुए हैं, सो वी विल टेक टाइम. ओके. सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रीनेम्ड द गोल्डन ट्रायंगल एज डेथ ट्रायंगल एंड द गोल्डन क्रीसेंट एज द डेथ क्रीसेंट. सो पर्टिकुलरली अब देखो, सबसे पहले यहाँ का जो पर्टिकुलर रीजन है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन ट्रायंगल. अब इस गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आप कंट्रीज को अगर देखोगे, सो दिस इज म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस के आसपास का जो पर्टिकुलर रीजन है, इनको हम कंसीडर कर रहे हैं. सो दिस इज गोल्डन क्रीसेंट, जिसको डेथ क्रीसेंट बोल दिया है. इसके अंदर ईरान है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का रीजन है. सो व्हाई दिस रीजन बिकम इंपॉर्टेंट? देखिए, जितने भी नारकोटिक्स के एक्टिविटीज हैं, जितने भी स्मगलिंग है, जितने भी आप ड्रग्स अब्यूज के लोग हैं, जितने भी इन्फिल्ट्रेशन है इधर वाले बेल्ट पे, आपके इधर वाले बेल्ट के लिए, ये सब इन्हीं पर्टिकुलर रीजन से होता है. एंड दे आर नॉट सेफेस्ट प्लेस. यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज ऐसी होती हैं जो आप कह सकते हो नारकोटिक्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंगेज होती हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इसका नाम जो गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट है, विच इज वेरी फेमस फॉर दी ओपीएम एंड ऑल, उसका नाम चेंज करके रख दिया है दैट द डेथ क्रीसेंट एंड द डेथ ट्रायंगल. तो उसको आपको इतना याद रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर कंट्री किस में आता है. इन केस अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि भाई डेथ क्रीसेंट हैज द कंट्री सच एज लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड, वहां एग्जाम आपको लग रहा है यस एब्सोल्युटली बिकॉज 3 कंट्रीज वर देयर व्हेन सर वाज टीचिंग. इट इज नॉट लाइक दिस. आपको फोकस होकर पढ़ना है दैट गोल्डन ट्रायंगल and golden crescent has been renamed as death crescent and the death triangle. Then let's move ahead. अगला कॉन्सेप्ट देखो. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर योर IR पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर इंडिया भूटान रिलेशन. और ज्योग्राफी तो भाई बनती है अपने यहाँ से. Government of India last year connected 2 railway link projects so that the people of India can directly get connected with the Bhutan in tough terrain. Government of India with the help of Bhutan's collaborated and constructed a railway link. So we have 2 projects here. The first project is from West Bengal to Bhutan, which is
Banarat to Samse, and second one is basically your Kokrajhar to Gelefu. These are the two common projects which government of India did. So अगर हम देखेंगे जो अपना ये बनारत से लेके समसे तक है, दिस इज 20 किलोमीटर ऑफ लेंथ, एंड विच सेकंड इज गेलेफू टू कोरजर, दैट इज 69 किलोमीटर ऑफ द लेंथ. सो सम टाइम आपको ऐसी चीजें लिख सकते हैं आप आईआर के अंदर, एंड दिस पॉइंट ऑफ आल्सो इन न्यूज़, सो दैट्स आई ब्रॉट हियर. अब ठीक है, ज्यादा कुछ में दिमाग खर्च नहीं करना आप लोगों ने. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द चाइना साइड. चाइना ने बेसिकली अभी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है. सो देयर इज बेसिकली हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज. अब ये अभी दुनिया में कहते हैं ना, इट इज करेंटली होल्ड्स द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, सरपासिंग द ह्यूज ब्रिज. तो खुद के रिकॉर्ड तोड़े चाइना ने. सी अभी मैं आपको बाद में एक न्यूज और पढ़ाऊंगा इस स्लाइड में, जब हम चेनाब रिवर पे बात करेंगे. ठीक है, चेनाब में हमने आर्क ब्रिज बनाया है. दिस इज नॉट आर्क ब्रिज, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज अगर आप देखोगे. ठीक है, पर्टिकुलरली जिस रिवर की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज बीपन रिवर. तो ये नीचे आपके बीपन रिवर जा रही है. दिस इज अ प्लेस इन चाइना वेयर चाइना हैज मेड वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज, व्हिच इज बेसिकली हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज. डन. यू नीड टू फोकस ऑन दिस ओनली, नॉट सो मच. अगर आप छोटे स्टैटिक्स वनडे एग्जाम्स की बात कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको. नेक्स्ट, या सो रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव सीन हियर बेटा, कि एक पर्टिकुलर प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज याला ग्लेशियर. यू माइट हैव सीन दैट दिस याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल, उसके लिए प्रोजेक्शन ये थी कि वो जल्दी वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यू नो द रीजन एंड ऑल. तो अब दुनिया में ऐसे कई सारे ग्लेशियर्स हैं जिनको ये प्रोजेक्ट किया गया है, बट अपकमिंग फ्यू डिकेड्स में सब खत्म हो जाएंगे. सो देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो ऑलरेडी अपने जो एग्जिस्टेंस हो चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस इज Pico Humboldt Glacier, वेनेजुएला में 2024 में became the first country in modern history to lose all its glacier. The Humboldt Glacier was officially downgraded to an ice field. तो ग्लेशियर से किस में कन्वर्ट हो गया, वो आइस फील्ड में कन्वर्ट हो गया. तो पहली कंट्री जिसने इसको एक्सपीरियंस किया दैट इज वेनेजुएला. सेकंड इज योर सरेन ग्लेशियर ऑफ फ्रांस, एल्प माउंटेन्स के आसपास था, ये भी डेथ हो गया. उसके बाद बेटा दैट वी हैव ओकोजोकुल. ओकोजोकुल आइसलैंड का था, दो अर्लियर देन योर लिस्ट. It is notable for being the first Icelandic glacier to lose its status. मतलब ये जो है वेनेजुएला में, ये इससे कुछ साल पहले स्टेटस खो चुका था, बट आपको पता है आइसलैंड इज नॉट दैट मच पावर बिग नेशन. वेनेजुएला के कंपैरिजन में देखें उसको हम लोग. सो दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट हियर वी आर सेइंग. देयर आर सर्टेन ग्लेशियर्स, याला तो है ही नेपाल का, उसके अलावा वी हैव दागू ग्लेशियर ऑफ चाइना, वी हैव पुकाक जया ऑफ इंडोनेशिया, we have Mount Kilimanjaro, and then we have Pyrenees glaciers. They are projected to lose their ice glacier name into the ice sheet only, such as 2030 तक ये खत्म हो सकता है. 26 से 27 के बीच में इसके जाने की पोटेंशियल है बेटा. 30 से 40 के बीच में खत्म हो जाएगा, और 2030 तक आते आते पायरेनीज के चांसेस हैं कि ये भी अपने ग्लेशियर्स को मेल्ट बहुत रैपिड स्पीड से करना शुरू कर देंगे. पॉइंट क्लियर. लेट्स मूव नेक्स्ट. तो यहाँ पे अगेन चाइना इज इन न्यूज. सो पर्टिकुलरली रिवर इज ब्रह्मपुत्र. On this Brahmaputra river, as we know that China, people of China basically consider is Yarlung Zangpo river. यहाँ पे particular एक आपका mountain है that is called as your Namcha Barwa. And this from Namcha Barwa, the river Brahmaputra enters in India. Then it is known as Siang in Arunachal Pradesh. लोहित से मिलती है, दिबांग से मिलती है, तो कहीं जाके वो ब्रह्मपुत्र के नाम से फेमस होती है. We are talking about the river Brahmaputra in the regions of Tibet or in China. And this certain places China is going to construct a dam. This is basically called as Medog Dam on the Brahmaputra river, which is going to be one of the largest dam on this particular river. और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनेगा ये, which is projected to be get completed by 2033. और चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया that we are start working on that, जो कि ऑन स्पॉट यहाँ बॉर्डर पे है आपके with India and China. ठीक. Next, so here we need to focus on one thing. There are 2 particular Gulf, they were in news. For example, Gulf of Tonkin, Tonkin. I don't know it is visible or not. Agar visible nahi hai, so that is, I'll share the PDF. You guys need to focus on that. So this particular region जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, this is Gulf of Tonkin, Tonkin, Gulf of Tonkin in this particular place. तो देखेंगे दिस गल्फ ऑफ टोंकिन इज शेयरिंग बॉर्डर विद अ पर्टिकुलर कंट्री विच इज कॉल्ड एज वियतनाम, और ऊपर से चाइना है.
ये जो पर्टिकुलर बाउंड्री आप यहां देख रहे हो, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ वियतनाम, और ये जो देख रहे हैं दिस इज चाइना। तो वियतनाम एंड चाइना के बीच में यहाँ गल्फ ऑफ टोंकिन है, वियतनाम वॉर्स के लिए ये न्यूज में था। ठीक है जी, तो ये बात हमको यहाँ याद रखनी है। इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, ये भी आपको दूसरी बात याद रखनी है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस इज रीजन फेमस फॉर द स्ट्रेट्स, फेमस फॉर देयर स्ट्रेट्स हो गए, फेमस फॉर द लोकल सीज हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी है फिलीपींस, ऊपर यहाँ ताइवान है, फिलीपींस एंड ताइवान के बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड एज लुजोन स्ट्रेट, LUZON, लुजोन स्ट्रेट। सिमिलरली ये अपना मलेशिया, सिंगापुर और इधर अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच से यहां से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इट इज वेरी फेमस फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, देन वी हैव दिस पार्ट बोर्नियो, इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में यहां पे है करीमाता स्ट्रेट, KARIMATA, करीमाता स्ट्रेट, विच बेसिकली कनेक्ट जावा सी एंड योर साउथ चाइना सी। So this particular region is very very famous for different sea and the straits. तो प्लीज लुजॉन स्ट्रेट आप याद रख सकते हो, यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन याद रख सकते हो, साउथ चाइना सी तो आपको याद ही है। देन वी हैव करीमाता स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दीज आर वन ऑफ द फेमस प्लेसेस इन दिस सर्टेन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अभी रिसेंटली सीडीएस का एग्जाम हुआ, दैट कोई एग्जामिनर हैज आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हिच कंट्री बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। So I want कि आप comment कर दो so that we can revise through the comment also. ठीक है, now there are some certain rivers such as Mekong, Pearl and the Red River which originate somewhere in China but drains into the South China Sea. ये certain rivers ऐसी हैं जो origin होती हैं particular एक locations पे but drain होती हैं South China Sea के अंदर. This you need to keep in mind. And one of the famous river we need to focus that is Mekong. चाइना में दो तीन रिवर्स हैं, येलो रिवर, यांगेजी रिवर एंड मकोंग। मेकोंग एक ऐसी है जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स मानते हैं इसको, विच ओरिजिनेट्स इन चाइना एंड देन स्टार्ट मूविंग थ्रू चाइना, म्यांमार, फिर उसके बाद होते हुए अगर आप देखोगे ये मेकोंग ऐसे चाइना, म्यांमार, लाओस, फिर वियतनाम, कंबोडिया से होते हुए वियतनाम के इधर यहाँ ड्रेन आके गिर जाती है साउथ चाइना सी में। वियतनाम में ही आके साउथ चाइना सी में गिरेगी, आपको फोकस रखना होगा इन सब बातों को। लेट्स मूव अहेड, थोड़ी बहुत बात आपको यहाँ पे याद हो गई होंगी। सो दिस इज अ पर्टिकुलर मैप ऑफ योर साउथ ईस्ट एशिया। तो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड, वियतनाम। और एक ट्रिक भी याद रखना, अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज को याद रखना है, जस्ट कीप इन अ सेंटर लाओस। लाओस के इधर क्या मिल जाएगा आपको, वियतनाम। लाओस हैज द बाउंड्री विद कंबोडिया, लाओस इज द बाउंड्री विद थाईलैंड, लाओस इज द बाउंड्री विद म्यांमार। सो लाओस एक सेंटर कंट्री जिसके आसपास सब कुछ घूम रहा है, तो सेंटर में बना लो आप लोग लाओस। लाओस के साथ वियतनाम, लाओस के साथ कंबोडिया, इधर थाईलैंड, ऊपर म्यांमार। सो लाओस इज लोकेटेड इन द सेंटर, ये भी याद रखना है। फिर बाद में जैसे नीचे आओगे वी हैव सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। ठीक है, एंड देन वी हैव ईस्ट तिमोर विच इज कॉल्ड एज तिमोर लेस्टे। आई गेस अगर आपने कमेंट कर दिया होगा, सो दिस इज द कंट्री विच बिकम द पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रिसेंटली, मतलब आसियान ग्रुप, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, माउंट सिमेरू, इट इज इन न्यूज, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है भाई माउंट सिमेरू। माउंट सिमेरू इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, माउंट सिमेरू इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो एंड द थर्ड टॉलेस्ट वॉल्केनो इन द इंडोनेशिया। आई वांट टू नो दैट व्हाट इज स्ट्रेटो वॉल्केनो, आप लोगों ने कमेंट करना है व्हाट इज स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्टेटमेंट 3 ऐसी कमेंट करनी है, विच इज द यूनिक फीचर ऑफ स्ट्रेटो वॉल्केनोज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंडर कोन, काल्डेरा। ठीक है, तो देख लीजिए। दूसरा, another mountain is in another volcano of the Indonesia is in news, that is Mount Libotobo Laki Laki. So Mount Libotobo Laki Laki, it is also one of the deadliest volcanoes in the world. तो अगर आप देखोगे, so Mount Liboto, it is located in Indonesian island of the Flores, ring of Pacific of fire का हिस्सा है, that is very common. Liboto meaning husband and wife, तो लाकी लाकी बेसिकली, चलो हमें याद रहना चाहिए, सो याद रखेंगे इस चीज को। तो एक तो अभी आपने देखा माउंट सिमेरू, उसके बाद दूसरा है माउंट लाकी लाकी, उसके बाद माउंट मेरापी, दिस इज ऑल्सो अ माउंटेन विच इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। सो देयर आर 3 पावरफुल वॉल्केनोज, लाकी लाकी, सिमेरू एंड मेरापी। तीनों कौन सी कंट्री में आपके, ऑल द 3 आर लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, कीप इन माइंड। Then there is the particular islands of the Philippines was in news, that is called as Negros Islands. तो बेसिकली जो फिलीपींस है,
फिलिपिन इज फेमस फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स के ग्रुप को मिला के हमने फिलीपींस बनाया है. So that we have this here Luzon, we have here Vyasa, we have Mandano. तो जो ये व्यासा का रीजन है अगर आप देखोगे तो व्यासा के रीजन के आसपास जो पर्टिकुलर एक आइलैंड है दैट इज कॉल्ड एज नेग्रोज, नेग्रोज आइलैंड. तो ये आपको याद रखना है, नेग्रोज आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ फिलीपींस. और फिलीपींस के ऊपर यहाँ ताइवान है और फिलीपींस और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड एज लुजॉन स्ट्रेट. साउथ चाइना सी भी देखा था हमने, और साउथ चाइना सी के आसपास जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी थी दैट इज गल्फ ऑफ टोंकिन याद है, कारीमाता स्ट्रेट आपको याद होना चाहिए, मेकोंग रिवर ड्रेन्स इन दिस हियर आल्सो. देन we have certain rivers near the sea in the country of Philippines such as Sulu Sea and Celebes Sea. 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 बोलना पड़ेगा चीजें, तभी आपको याद भी हो जाएंगी. अगर आप सोचोगे बैठे बैठे चीजें हो जाएंगी, so this is not going to happen. आगे देखो. So this is another volcano which is in news, and this particular volcano is located in the Kamchatka Peninsula of Turkey, Russia. So Kamchatka Peninsula के आसपास अगर आप देखोगे so this we have that Bezimian volcano, और ये पर्टिकुलर लोकेशन है दैट इज कॉल्ड एज Kamchatka Peninsula. तो जनरली Kamchatka Peninsula के आसपास आपको एक पर्टिकुलर वॉल्केनो मिल रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज Bezimian volcano. इतना याद रखना है आप लोगों ने, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना. और Kamchatka Peninsula you need to keep in a mind what is Kamchatka Peninsula, what is Kamchatka Peninsula. ठीक. Let's move to the next place which is in news, that is basically Morag corridor और Morag axis. भाई देखो, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स दे आर कंटिन्यूअसली फाइटिंग विद ईच अदर. तो इनके हर पास के रीजन कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं. बट देयर आर सर्टेन कॉरिडोर्स जो भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, जैसे कि नेटजेरिम कॉरिडोर. नेटजेरिम के बाद वी हैव हियर बेसिकली किसुफिम. देन वी हैव दिस पर्टिकुलर प्लेस, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज Morag, and then we have Philadelphia. तो Philadelphia, Morag, Kisufin, उसके बाद Netzarim, ये सब उसके सबसे टॉप अगर आप देखोगे तो we have Mephisim, Mephisim. 1 2 3 4 5 these are a particular है ना कॉरिडोर्स जिन पे टर्की अटैक कर जिन पे इजराइल अटैक करता है, देन कैप्चर इट, फिर चीजें न्यूज में रहती हैं. दूसरी चीज क्या है भाई आपका, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिवर है दैट्स यू नीड टू कीप इन अ माइंड, दैट इज कॉल्ड एज वादी गाजा रिवर, VADIZA, वादी गाजा रिवर. ये भी आपको थोड़ा फोकस रहना, दैट देयर इज अ प्लेस दैट इज कॉल्ड एज वादी गाजा रिवर. अच्छा, अब दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है. जैसे इजराइल का अगर रीजन न्यूज में है तो कोशिश करें अपनी एटलस खोलो और एटलस को जूम आउट, एटलस खोल कर देख लो शुरू कि भाई कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जो मेरे लिए बहुत जरूरी बन सकती हैं पढ़ने के लिए. डेड सी हो जाए, गल्फ ऑफ अकाबा हो जाए, गल्फ ऑफ इलियात हो जाए, कोई पर्टिकुलर हाइफा पोर्ट मिल जाए आपको, मतलब कोई भी सर्टेन ऐसी लोकेशन. जैसे लेबनान में एक लितानी रिवर पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं. ट्राई टू गो विद दोस काइंड ऑफ प्लेसेस जो आपको लगता है कि यार अगर ये कवर कर लिया जाएगा इट विल गिव एज इन द एग्जाम. बैठाना नहीं हमेशा के लिए, थोड़ा सा बस रिटेन कर लेना है 1 महीने के लिए, उसके बाद लेट इट बी. ठीक है जी. लेट्स मूव अहेड. पानी लेके बैठूंगा अगली बार. जैसे बता रहा था बेटा, लेबनान के अंदर पर्टिकुलर हम एक रिवर की बात करते हैं विच इज नोन एज लितानी रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली विद इन द लेबनान. इट ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी, गिरेगी यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेक है दैट इज कॉल्ड एज लेक काराकूं. लेक काराकूं, KARAOUN, काराकूं, इसे याद रखेंगे, लेक काराकूं, ये दिमाग में रहना चाहिए. तो लितानी रिवर, one of the largest river which is fully originating in the country of Lebanon and drains into the Lebanon. बात याद रहेगी आपको, ठीक है. तो अगर कोई सवाल वैसे ज्यादा पूछ लेगा, so there's a particular place that is called as Bekaa Valley, ये भी न्यूज में था. so Bekaa Valley जो है, Bekaa Valley के आसपास के रीजन में जो माउंटेन्स है, लेबनान माउंटेन्स, वहां से रिवर को ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है जी. which eventually tell us one more thing, that the Lebanon is sharing the water, Lebanon is sharing boundary with the Mediterranean Sea. Focused. Next, so Kalpeni Islands, very interesting है. हमारा जो लक्षद्वीप के आसपास का रीजन है वहां पे मिलता है आपका काल्पेनी आइलैंड, जो कि अच्छे खासे कोरल स्ट्रेचेस के लिए फेमस है. काल्पेनी आइलैंड्स, काल्पेनी आइलैंड्स, ऐसे बस 2-3 बार बोल लेना है, काल्पेनी आइलैंड्स, लितानी रिवर, काल्पेनी आइलैंड्स, तो आपको याद हो जाएंगे चीजें.
देन वी हैव बेका वैली, एज आई हैव टोल्ड यू, बेका वैली लेबनान के अंदर बहुत फेमस हुआ था. देन वी हैव ड्रैगन होल इन चाइना, सर्टेन प्लेस इन ड्रैगन, जैसे मैक्सिको में, चाइना में. तो दीज लोकेशंस आर समथिंग लाइक दिस व्हिच इज कॉल्ड दिस ड्रैगन होल. तो साउथ चाइना सी का रीजन हमने पढ़ा था, फेमस फॉर दी ड्रेनेज ऑफ मेकोंग रिवर. ठीक है, वहां पे फिर आपका एक गल्फ देखा था, गल्फ ऑफ तोंकिन देखा आपने. तो ये जो गल्फ ऑफ तोंकिन आज के आसपास का रीजन है, वहां पे बेसिकली आपका एक दैट पर्टिकुलर लोकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज ड्रैगन होल हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, जिसका डेप्थ जो है विच इज प्योरली 301.19 मीटर्स. नेक्स्ट, ईरान इज इन न्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर, वी नो दैट. अब ईरान में एक पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज कॉल्ड एज खार्ग आइलैंड. खार्ग आइलैंड एक्ट एज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्मिनल फॉर द ईरान ऑयल एक्सपोर्ट. तो बेसिकली जो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट होते हैं वो इसी पर्टिकुलर आइलैंड से हो रहे हैं, खार्ग आइलैंड, which is located in which gulf? पर्शियन गल्फ. बहुत न्यूज में है. पर्शियन गल्फ में टर्की का एक रीजन है, ये यहां से दो रिवर्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, वहां की ड्रेन होती हैं पर्शियन गल्फ के अंदर. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसको आपको देखा है बार बार न्यूज में, तो इससे स्ट्रेट ऑफ ईरान कह रहे हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट. देन वी हैव गल्फ ऑफ ओमान एंड देन वी हैव अरेबियन सी. भाई देखो, ये ऐसी चीज है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट विच टू वाटर बॉडी, वहां अगर दिमाग आपका नहीं चल रहा तो समझ जाइएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा वीक है अभी. क्योंकि ये दिस इज अ प्लेस व्हिच इज इन न्यूज फ्रॉम पास्ट थ्री मंथ ऑलमोस्ट. हमेशा ही न्यूज में रहता है, बट इतने दिनों इतने बहुत ज्यादा न्यूज में. उसके बाद अगर आप ये फिगर आउट ना कर पाओगे दैट दिस पर्टिकुलर गल्फ या स्ट्रेट कनेक्ट गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, तो बेड़ा गर्क है. दूसरा, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स देखे थे आपने? Zagros Mountains, remember this? So Zagros Mountain, this act as the natural barrier, remember? Windward, leeward, rain shadow areas and all. तो बस ऐसे याद रखनी चीजों को आपको. Then another point we need to understand, there is a particular dam that is called as Great Renaissance Dam. This is completed by the मतलब जो इथोपिया की सरकार है, that particular say that हमने इस डैम को कंप्लीट कर लिया है अब, which is consideredly as the one of the largest hydroelectric power plants in Africa region. अफ्रीका में जो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो हो गया है आपका ग्रेट रेनेसांस डैम, विच इज लोकेटेड इन इथोपिया. कैपिटल इज एडिस अबाबा. अच्छा, फिर यहाँ साथ में एक ऐसा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है विच यू नीड टू कीप इन अ माइंड गाइस, दैट देयर इज अ पर्टिकुलर लेक, इसको कहते हैं बेटा हम लेक ताना, एंड देन वी हैव लेक विक्टोरिया ऑफ तंजानिया. लेक ताना से ब्लू नाइल और लेक विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नाइल निकल के जाके सूडान के खार्तूम में मिलती हैं. वहां से ये मूव करती हैं नॉर्थवर्ड. इस पे एक डैम मिलता है, आसवान डैम, एंड देन इवेंचुअली दिस रिवर ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी, मेकिंग द टू मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, पोर्ट सईद एंड पोर्ट अलेक्जेंडर. ठीक है, और यही अब जो इथोपिया का रीजन है वहां पे ग्रेट रेनेसांस डैम बनाया गया है ऑन द ब्लू नाइल रिवर. सेकंड पॉइंट यू नीड टू कीप इन अ माइंड हियर दैट कि इथोपिया के अंदर भी हिबलू गुब्बी करके जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ था वो आपको याद रखना है. ठीक है, भूलना नहीं है. आगे बढ़े, आगे देखो. यस, सो अबाउट इस्तवानी, एक पर्टिकुलर कंट्री, भाई दिस कंट्री इज लोकेटेड. अब हमारे लिए मैप बहुत जरूरी है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अगर आपको उठाना भी है तो काट दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. साउथ अफ्रीका, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. उसके अंदर भाई दो कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक हैं. पहले ही है लेसोथो एंड दूसरी इज इस्वतनी. ठीक है, इस्वतनी एंड लेसोथो, ये दोनों ही ऐसी कंट्रीज विच इज लोकेटेड विद इन द साउथ अफ्रीकन कंट्री एंड बोथ आर लैंडलॉक. ऐसे फैक्ट याद रख लेना है, कभी पूछ लेगा कि दैट इस्टोनी इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट, तो वही बेड़ा गर्क हो जाएगा. आगे देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट चाइना इज प्लानिंग समथिंग यूनिक. चाइना क्या यूनिक प्लान कर रहा है? दैट चाइना वांटेड टू कनेक्ट इटसेल्फ टू द पोलर रीजन्स. दैट्स व्हाई चाइना हैड कम विद द न्यू एम्बिशंस, जो कि चाइना ने 2018 के आसपास अपनी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक पॉलिसी. अब जो वो आपकी आर्कटिक पॉलिसी है, उस आर्कटिक पॉलिसी के अंदर चाइना बेसिकली वांटेड टू यूज द पोलर रीजन्स, इसलिए उसने कनेक्टिविटी के लिए एक डिजाइन तैयार किया, दैट इज चाइनाज आर्कटिक एम्बिशंस रीडिजाइनिंग द पोलर सिल्क रोड. ठीक है जी. तो जैसे अभी आपको पता है दैट ट्रम्प हैव मेंशन कि भाई मैं नहीं चाहता कि आर्कटिक रीजन के अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो किसका, रशिया एंड चाइना का.
so that he wanted to capture over the Denmark also, the Greenland उस पे capture करना चाह रहे थे, because the presence of China in Arctic region is continuously increasing according to this particular ambitions. और चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पोल की तरफ बढ़ेगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस. चलिए जी आगे देखो. सो हियर इज अ पर्टिकुलर प्लेस, दो तीन चीजों के लिए न्यूज है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट नीमो. पॉइंट नीमो एक पर्टिकुलर वो लोकेशन है. अभी इंडिया की कुछ विमेन ऑफिसर थे जिन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, सरकम नेविगेशन करेंगे. किसका? पॉइंट नीमो का. बहुत ज्यादा हाईली कोरियोलिस फोर्स के लिए एक्टिव ये पर्टिकुलर रीजन होता है. और सम टाइम इट इज कॉल्ड सी डेजर्ट. मतलब कोई हैबिटेशन तो यहाँ पे है नहीं और बहुत फार लोकेट करता है ये पैसिफिक ओशन के अंदर. तो जितने भी आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो अधिकतर डंप करना जाती हैं यहाँ पे पॉइंट नीमो के पास के लोकेशन में, विच इज क्वाइट फार फ्रॉम एवरी सिंगल लिवेबल प्लेस ऑन दिस अर्थ. हैबिटेट बिल्कुल नहीं है, दैट्स व्हाई समटाइम पीपल कॉल इट अ डेजर्ट काइंड ऑफ रीजन. सी डेजर्ट के नाम से बहुत फेमस होता है. ओशनिक बायोलॉजिकल डेजर्ट. हाँ, फिर जैसे मैंने कहा था भाई आपका ये जो सर्टेन रीजन है विच इज कॉल्ड एज योर इजराइल. सो इजराइल न्यूज में है तो अगर देखोगे, सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला. तो ये जो इजिप्ट का पर्टिकुलर रीजन है, इजिप्ट के पास ये लोकेशन जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सिनाई. तो सिनाई को यहाँ पे जूम किया गया है. ढंग से देखोगे, सिनाई इज अ पेनिनसुला, मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. और इसके एक तरफ जो वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अकाबा, विच इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ इलियात के नाम से फेमस है, विच शेयरिंग द बॉर्डर विद द टू पर्टिकुलर कंट्रीज. अगर देखोगे छोटे नैरो स्ट्रिप पे, वन इज योर इजराइल एंड सेकंड वन इज जॉर्डन एंड थर्ड वन इज योर सऊदी अरब. गल्फ ऑफ अकाबा हैज थ्री मेजर कंट्रीज हैविंग बाउंड्रीज. और इधर देखोगे, सो दिस इज इजिप्ट, इजराइल, वी हैव जॉर्डन एंड वी हैव सऊदी अरब. ठीक है जी, ये है गल्फ ऑफ अकाबा कहानी. देन वी हैव गल्फ ऑफ स्वेज. गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा के बीच में लोकेट करता है सिनाई पेनिनसुला. एज इट इज इन पेनिनसुला, तो तीन तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए. तो तीसरी तरफ जो वाटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज रेड सी. सो गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, नीचे है रेड सी, इन तीनों के बीच में है सिनाई पेनिनसुला. So this is one of the most strategic location for Israel to connect itself from the Gulf of Aqaba so that it can access to the Red Sea and connect with the rest of the world trade. Okay, then we have Strait of, ठीक है, Otranto. अब देखो ओट्रांटो को बात करेंगे. So this is the particular located in Mediterranean Sea. पहले याद रखना है जो ओट्रांटो है ये मेडिटेरेनियन के अंदर लोकेट करता है. We have here Ionian Sea, we have here Adriatic Sea. आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी, इन दोनों के बीच में जो पर्टिकुलर ये वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज योर द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो और स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो. अब सही से अगर देखेंगे तो ये तो होगा अपना एड्रियाटिक, ये हो गया अपना आयोनियन, इनके बीच में स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो. और यहाँ गल्फ ऑफ तरांतो जो है ये बेसिकली इटली का हिस्सा है, तो ये गल्फ ऑफ तोरांतो दिख रहा है आपको. मेडिटेरेनियन इज फेमस फॉर द मल्टीपल सी, जैसे यहाँ पे एजियन सी, then we have Sea of Crete, Ionian Sea, Adriatic Sea, Tyrrhenian Sea, Ligurian Sea, Balearic Sea, Alboran Sea, then Strait of Gibraltar, Strait of Gibraltar. So basically जितने भी ये सी हैं इनके आसपास जो भी कंट्रीज हैं, you need to keep in a mind, इनमें से कोई ना कोई लोकेशन न्यूज में रहती है हमेशा से, और एग्जामिनर इज क्वाइट ब्रूटल से कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है. कीप इन अ माइंड ऑलवेज आयोनियन, एड्रियाटिक, टेरेनियन, अल्बेनिया, अल्बेनिया नहीं, अल्बोरान. तो ये सारी बातें आपको प्लीज याद रखनी होंगी फॉर 1 and 2. नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो दारफूर रीजन ऑफ सूडान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज. तो सूडान में दो तीन प्लेसेस जो न्यूज में लगातार है, एक तो दारफूर रीजन हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कोर्डोफान रीजन. ठीक है, तो पहले इन दोनों को एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कहां से बातें कहां कहां हो रही हैं. सो जो ये सर्टेन लोकेशन है सूडान का, ये वाला लोकेशन जहां लीबिया, चैड ना, CAR, कॉन्गो, ठीक है, उसके बाद साउथ सूडान का रीजन है, ये जो सर्टेन रीजन है दिस इज नोन एज दारफूर रीजन. सिविल वॉर के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में है ये. सिर्फ ये पर्टिकुलर जो साउथ का रीजन है इसको कहते हैं कोर्दोफान, दिस इज कोर्दोफान रीजन. तो दारफूर कोर्दोफान रीजन. तो कभी ऐसा देखोगे, अब दारफूर रीजन क्या है भाई, दारफूर रीजन एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस है जो कि वेस्ट सूडान के आसपास लोकेट करता है. यहाँ पे जेबल मारा माउंटेन्स है, वादी हवार यहाँ पे सीजनल रिवर है,
उसके बाद बगार बेल्ट है जो सवाना रीजन है जहाँ पे अच्छे खासे ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। अब इस रीजन में लगातार सिविल वॉर की सिचुएशन बनी रहती है, तो सूडान का ये पर्टिकुलर डार्फुर रीजन और साउथ का जो एक वो है आपका बेसिकली कोरोदोफान रीजन, ये बहुत सारा न्यूज में है। सो कीप इन माइंड कि आप इस बातों को याद रखेंगे। आगे देखो, एज आई मेंशन कि भाई कुछ बातें हमें याद रखनी है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे, बट दिस इज आर्क ब्रिज, नॉट उस लेंथ में, हाइट में। अगर हम आर्क ब्रिज पे सबसे बात करेंगे, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड दैट अंजी काद ब्रिज इन जम्मू कश्मीर ऑन द अंजी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ठीक है जी, जो कि लोकेट करता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज बन जाएगा, यह बन चुका है। इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज, मतलब जो ब्रिज है उनमें से ये एक है, कीप इन माइंड, ठीक है जी। तो ये जस्ट कीप इन माइंड भाई, इंडिया का सबसे ऊपर का जो आर्क ब्रिज है वो कौन सा है आपका, ये आपके सामने है। 1.3 किलोमीटर लेंथ ऑफ दिस ब्रिज, अंजी रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। Also, the Prime Minister of India has inaugurated Zimor Tunnel, which is basically one of the most important tunnel of around 6.5 kilometer on the height of 8650 feet, ठीक है, in the regions of Kashmir, which is going to connect Srinagar to Leh Highway NH1, ठीक। उसके बाद बेटा, yes, the BRO had constructed under the project Himang one of the highest motorable pass that is called as Migla Pass on the Changtang Plateau of Ladakh. Okay, this is going to be world record altitude mountain pass, which is 19,400 feet. Migla Pass, highest motorable pass, which is going to connect Likaru Migla to Phukche, Rikaru Migla to the Phukche regions. ठीक है जी, which is most important near the border of Indo China के बॉर्डर के पास, बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हमने मिगला पास अपना क्रिएट किया है। नेक्स्ट, दरियन गैप इज इन न्यूज। दरियन गैप बेसिकली वी हैव पनामा कैनाल, जो गल्फ ऑफ दारियन है, विच इज इन कैरेबियन सी ऑफ अटलांटिक ओशन। देन वी हैव गल्फ ऑफ पनामा, इसके बीच में पता है आपको पनामा कैनाल गुजरती है। तो जो ये दारियन गैप है, दिस इज लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस विच कनेक्ट बेसिकली योर साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका एंड विच ऑल्सो कनेक्ट योर बेसिकली पैसिफिक टू दी अटलांटिक ओशन, फेमस फॉर द डोंकी रूट। Another is अफार रीजन इज न्यूज। अफार रीजन बेसिकली ये न्यूज में था। तो अगर अफार देखोगे तो अफार इज फेमस फॉर अफार ट्राइंगल। इसे अफार ट्राइंगल क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर जहां से अफ्रीकन रिफ्ट वैली की शुरुआत होती है। सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एक्टिव वॉल्केनो एंड द रिफ्टिंग रीजन्स, ठीक है जी। बहुत हाईली एक्टिव देखने मिलते हैं हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी सच एज एर्थ एले वॉल्केनो एंड दानाकिल डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो यहां देखेंगे तो दानाकिल डिप्रेशन इज हियर व्हिच इज अ माइक्रो प्लेट बिटवीन दिस थ्री प्लेट, ठीक है जी। दिस रीजन इज आल्सो फेमस फॉर द एक्सट्रीम होमलैंड ऑफ डालोल which is one of the most hottest inhabitant place on this particular country, on this particular place of earth। यहाँ पे हमें एक लेक असल मिलता है इन द कंट्री ऑफ जिबूती, ठीक है जी, विच इज द अफ्रीका लोएस्ट पॉइंट। अफ्रीका सबसे लोएस्ट पॉइंट हो जाता है ये, ठीक है। कहते हैं कि यही वो पर्टिकुलर रीजन है जहां पे हमें लूसी द फर्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ह्यूमन, लूसी के भी हमें एविडेंसेस मिले थे, विच इज ऑस्ट्रोपेथेकस एफ्रेनेसिस कहते थे हम इनको। लूसी इज कंसिडरली एज अ काइंड ऑफ एप जिसको हम मानते हैं विच इज द जनरेटर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। देन डिएगो गार्सिया ये भी न्यूज में था, जो कि ये आपका देखा है जो आपका शैगोस आर्किपेलागो है विच इज ब्रिटिश टेरिटरी, ओवरसीज टेरिटरीज एंड यूएस का यहाँ पे मिलिट्री बेस है। तो ये बेसिकली न्यूज में है। डिएगो गार्सिया कभी याद रहे तो याद रखना। एंड दिस इज बेसिकली योर आर्किपेलागोस, ठीक है, वॉल्केनिक आर्किपेलागोस हैं, यहाँ कोई कॉन्टिनेंटल मूवमेंट नहीं होती। Yes, recently government of India had completed the Western Freight dedicated corridor। तो आप देखोगे तो ये दादरी का रीजन है, दादरी से लेके मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक का ये वेस्टर्न फ्राइट जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है 1506 किलोमीटर का, विच वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अराउंड अ वीक अगो। उसके बाद ऑलरेडी ईस्टर्न कॉरिडोर जो था ये बेसिकली हमारा लुधियाना से कनेक्ट होता है, एंड लुधियाना से कनेक्ट करते 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 पहुंचता है सोनगर बिहार तक। The government of India is also planning to make the eastern and western corridor in upcoming budget। government of India ने इसको introduce किया था, which is going to basically connect Dankuni of Bengal to Surat in Gujarat।
which is going to be 2100 kilometer dedicated corridor which will connect the far east to the far west. ठीक है जी, तो ये और बाकी जो ये है 1 2 3 प्रोजेक्टेड है, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर, उसके बाद ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, दीज आर प्रोजेक्टेड कॉरिडोर्स. बट जब ये जो दो ग्रेट हैं वो है हमारा डेडिकेटेड वेस्टर्न कॉरिडोर, सॉरी ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द वेस्टर्न कॉरिडोर. एंड देयर आर मल्टीपल वाटरवेज इन इंडिया. देखो पढ़ाना तो है नहीं यहाँ पे, बट आई वांट कि अभी 13 ऑपरेशनल हमारे पास वाटरवेज हैं जो सच में एक्टिवली ऑपरेशनलाइज्ड हैं. हालांकि अगर हम टोटल देखेंगे सो देयर आर 111 वाटरवेज. आई वांट कम से कम 13 वाटरवेज आपको पढ़ लेनी है सो दैट यू गेट रेडी फॉर योर एग्जाम. देन रिसेंटली 2025 में एंड 26 में अभी तक देयर आर 13 रामसर साइट्स व्हिच वाज एडेड इन द न्यूज़. सो आई वांट कि आप लोग ज़्यादा टाइम खर्च ना करके एक बार इन सारे रामसर साइट्स को देख लीजिएगा. सी अब देखोगे तो वैसे तो 98 के आसपास रामसर साइट हो गई होंगी, अब तक लगातार बढ़ रही है, अब तो मैंने इसको अपडेट करना भी छोड़ दिया है. बट जो भी लास्ट की 5 और 10 होती है ना, 5 to 10, वो आपने दिमाग में बैठा के रखनी होती है कि वो बेसिकली किस स्टेट में है और किस पर्टिकुलर लेक पे कनेक्ट है या फिर किस लेक का पार्ट है वो. अगर वो इंपॉर्टेंट है देन यू नीड टू कीप इन अ माइंड फॉर योर एग्जाम पर्पस. एक साल के अंदर जो आई हैं उनको याद कर लीजिएगा आप लोग. ठीक. सो इन द लास्ट आई वुड से कि ये पहली वीडियो थी, इट्स अ फर्स्ट ट्रायल वीडियो आई एम मेकिंग, yet I will upload it on the YouTube so that you guys get to know कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे. I had this made this setup for myself, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अभी इसमें अप डाउन होंगी, लाइक बार बार ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही होगी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होंगी इसमें. आई मेक श्योर कि कंसिस्टेंट रहे इस पैटर्न पे. मैं वन शॉट वीडियोज लाऊंगा. ये डेडिकेटेड फर्स्ट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ सो दैट कहता काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है एंड दिस इज अ मंडे, टुडे इज मंडे. आई वांट कि भाई आज शुरू कर दे. इफ यू स्टार्ट देन इवेंचुअली वी विल गेट अचीव तो करना है कुछ ना कुछ फिर लाइफ में. तो बस ये स्टार्टिंग के लिए था. बहुत फ्रीक्वेंटली इसलिए पढ़ा है बिकॉज अभी यहाँ एयर कंडीशन भी नहीं है, बाकी बोर्ड भी हीट कर रहा है मेरा. चाहता तो उसे एक्स्ट्रा खींच सकते हैं बट आई नीड टू टेक अ ब्रेक. सो दैट्स वाई जितनी भी बनी होगी वीडियो आई वॉन्ट यू गाइज टू लुक इट इनटू. एंड इफ देर इज एनी एडवाइस अभी शुरू शुरू में मुझे बता दो प्लीज, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो. सो आई वॉन्ट यू गाइज टेल मी ईच एंड एवरीथिंग जो कम है, जो इम्प्रूव करना है. I'll work on that and then we get to know each other. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.